बीएलए ने भी पाकिस्तान की 14 चौकियों पर कब्जा जमा लिया है। फिर से सुनिए, 14 चौकी इस वक्त बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के कब्जे में है। पाकिस्तान दो फ्रंट की वॉर की चपेट में आ चुका है, यानी एक तरफ तो भारतीय जवान पाकिस्तान को किसी मोर्चे पर नहीं छोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ की स्थिति यह है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो लंबे समय से आजादी की जंग लड़ रहे थे, वहां पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया है। और स्थिति यह है कि 14 ऐसे पोस्ट हैं जो पाकिस्तान के हैं और यहां पर बीएलए का कब्जा हो चुका है। बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान जिन डिफेंस सिस्टम पर बहुत ज्यादा घमंड किया करता था, उसे लगता था कि भारत कुछ नहीं कर पाएगा, तकरीबन सभी बड़े शहरों के डिफेंस सिस्टम को खत्म हो गया। तो क्या इसका मतलब ये कि भारत जितनी एयर स्ट्राइक चाहेगा उतनी कर लेगा? ये सवाल है, क्योंकि तमाम बड़े शहरों का जो डिफेंस सिस्टम है उसे नेस्तनाबूद किया जा चुका है। जो जानकारी मिल रही है, पाकिस्तान के 15 बड़े शहर इस वक्त अटैक की चपेट में है, सभी शहरों का डिफेंस सिस्टम खत्म हो गया। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने शायद अपनी जनता को यह बताने के लिए कि भाई हमें भी कुव्वत है, भारत पर कुछ जगहों पर कायराना हरकतों को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन जब भारत ने मारना शुरू किया तो स्थिति क्या है मैं आपको बता रहा हूं, बहुत खुलकर बता रहा हूं। पाकिस्तान इस वक्त दो फ्रंट वॉर की चपेट में आ चुका है। 15 बड़े शहर हैं पाकिस्तान के जो इस वक्त जिन पर हमले किए जा रहे हैं। 3 फाइटर जेट्स मार गिराए गए, 57 ड्रोन्स खत्म कर दिए गए। सवाल यह कि पाकिस्तान के पास बचा क्या है? अगर जनरल माथुर आप ये समझा पाए, हमने डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया, फाइटर जेट को खत्म कर दिया, तो 50 से ज्यादा ड्रोन्स मार गिराए, तो पाकिस्तान के पास बचा क्या है? देखिए, मैं इसको आपको और दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं जी। जब पाकिस्तान के पास सब कुछ था तब हमने बालाकोट कर दिया, जब पाकिस्तान के पास सब कुछ था तब हमने सिंदूर कर दिया। सर मैं रोक रहा हूं आपको, इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है। पाकिस्तान से गोलाबारी की एक और तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर देखिए, ये पीओके से गोलाबारी की एक और तस्वीर है। इसका एम्बियंस मैं आपको सुनाऊंगा तो आपको सारी तस्वीर, सारी कहानी समझ में आएगी, क्योंकि अंधेरा है, ब्लैकआउट है, इसके बावजूद वहां पर कैसे हमले हो रहे हैं। ये पाकिस्तान की कायराना करतूत के बाद भारत का रिटेलिएशन। जरा एक बार एम्बियंस के साथ ये तस्वीरें देखिए। फायरिंग हो रही है और मैं आपको फिर बताता हूं कि स्थिति यह है कि कई चौकियों से पाकिस्तान के जो जवान हैं वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको एक बार फिर वही जानकारी देता हूं कि कई फाइटर जेट्स को वहां के जवान जो है वो उड़ाने से मना कर चुके हैं, पायलट्स उड़ाने से मना कर चुके हैं। तो जनरल माथुर, सवाल वही है कि फिर जब हम ड्रोन्स को तबाह कर चुके हैं या डिफेंस सिस्टम को तबाह कर चुके हैं, हमने कई सारी जगहों पर पाकिस्तान को तगड़ा डेंट दे दिया, पाकिस्तान के पास क्या बच रहा है? वो तो खुद भीख मांग कर जीने वाला देश है। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। और मैं फिर भी आपको एक बात दोबारा बताऊंगा। देखिए, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सेना है, अगर वो चाहें तो उनकी स्टेइंग पावर काफी है, लेकिन जिस प्रकार के खबरें हमारे पास आ रही हैं कि पायलट भाग रहे हैं, जवान भाग रहे हैं, जो सीनियर ऑफिसर्स ने अपनी बेगमें भगा दी हैं, ये इस प्रकार की जो आर्मी होती हैं वो लड़ नहीं सकती। और ये मैं बार बार कहूंगा, तीसरी बार कहूंगा कि जब उनके पास सब कुछ था तब बालाकोट हो गया, जब सब कुछ था तब सिंदूर हो गया, तो अब तो बचा ही क्या है? ये बात वो भी समझते हैं लेकिन उसको मानना नहीं चाहते। सर, उनके पास वो भारत का शौर्य, वो विल पावर, हाँ, वो शक्ति नहीं है। भले ही आपके पास एम्यूनिशंस हो, आपके पास
चार आपके आसपास के लोग हो जो भाई कह दें कि हाँ हाँ लड़ो भाई, हम पीछे से वो सपोर्ट करेंगे, और अब लेकिन वही भारत ये जैसा शौर्य नहीं। जी अब ये जो बाजवा साहब ने कहा था हाँ। कि हमारे पास एक्यूट शॉर्टेज है क्रिटिकल आर्टिलरी एम्यूनिशन की, पहली बात, और उसका जो उसको बनाने का जो बैकअप होता है, हाँ। जो पाकिस्तान का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, वो बैकअप उसको बनाने वाली परिस्थिति में नहीं है। उनके जो हाँ। जो जो सिस्टम्स हैं वो बाबा आदम के ज़माने के सिस्टम्स हैं, इसलिए उनको बहुत बड़ी समस्या थी। और वो समस्या कंपाउंड हुई कब? जबकि उन्होंने यूक्रेन को हाँ। एम्यूनिशन बेचा, क्योंकि उनको पैसे की जरूरत थी। अब उनके पास ऐसी हालत है कि उनके पास आर्टिलरी का एम्यूनिशन नहीं है। यही वजह है, आप देखेंगे कि लाइन ऑफ कंट्रोल में वो सिर्फ 3-4 जगह फायर कर रहे हैं। अखनूर में थोड़ा फायर हो रहा है, थोड़ा पुंछ में, थोड़ा राजौरी में, थोड़ा उड़ी में, बस। जबकि हमने पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल के सामने मीरपुर कोटली से लेकर के और ऊपर तक सारा हमने एक्टिवेट करके रखा हुआ है, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे पास है सामान, और हमें ये भी मालूम है कि जब सामान खत्म होने लगेगा तो हमारे पास वेयर विदॉल है उस सामान को उसी रफ्तार से आगे बढ़ाते रहने के लिए जिस रफ्तार से हमें उसकी आवश्यकता है। देखिए, एक बहुत बड़ा लेसन जो कि रूस यूक्रेन वॉर से निकल करके आया है, वो लेसन ये है कि आपको एक कॉन्टिन्यूअस सप्लाई चेन की आवश्यकता है। अगर आपके पास कॉन्टिन्यूअस सप्लाई चेन नहीं है तो आप युद्ध नहीं जीत सकते। रूस में और यूक्रेन में यही फर्क है। रूस के पास किसी हथियार की कमी नहीं है और उसके रिप्लेनिशमेंट की कमी नहीं है। और फिर उसमें अगर आप रूस यूक्रेन युद्ध का अगर किसी तरह से जिक्र कर भी रहे हैं तो उसकी सच्चाई ये है कि यूक्रेन के पास अपना क्या था। शुरुआत हुई थी तो जंग में तो हम बात करते थे कि 2 दिन नहीं टिकेगा, उसके पास वो सप्लाई चेन बनी, वो भी दूसरों की बैसाखियां लेकर, और पाकिस्तान तो उस स्थिति में नहीं है भाई। इतना कटोरा लेकर भीख मांग चुका है, वो कहां मांगने जाएगा वो बैसाखी की? लाइए साहब हमें आप टैंक दीजिए, लाइए साहब आप हमें एयर डिफेंस सिस्टम दीजिए ताकि हम भारत से जंग लड़ें। अब तो कोई भी नहीं देगा। चाइना उनको बोलेगा कि मैंने तेरे को इतने एयर डिफेंस सिस्टम दे रखे थे, तुमने क्या किया उनसे? ये चाइना के सिस्टम की भी बेइज्जती है। JF-17 दिया, JF-17 पहले एनकाउंटर में 2-3 JF-17 मरवा दिए। ये देखिए, 2 तो उन्होंने एक्नॉलेज करके एक्सेप्ट कर लिए हैं पाकिस्तान की सेनाओं ने। अगर उन्होंने 2 मान लिए तो 5 तो आप समझ ही लिए कि कम से कम उनके गिरे होंगे जहाज, तभी उन्होंने 2 पर हाँ बोला है। तो मेरा ये मानना है कि आपको लड़ने के लिए सामान से ज्यादा जरूरी सामान के पीछे वाला व्यक्ति होता है, और सामान पाकिस्तान के पास अभी भी है, लेकिन वो विल नहीं है, ना पॉलिटिकल विल है, ना उनकी मिलिट्री लीडरशिप है, और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि हालत जो है पाकिस्तानी सेना की मैं थोड़ा सा इसको माइथोलॉजिकली भी ले जाना चाहूंगा कि वो हम लोगों के धर्म में कहते भी है ना कि जब भी पाप का घड़ा बढ़ता है तो वो फूटता जरूर है। अब भाई आतंक परोसने वाला देश वो क्या जज्बा रखेगा किसी से लड़ने? बिल्कुल, देखिए मैं आपको ये बताता हूं कि बांग्लादेश में क्या हुआ पाकिस्तान की सेना के साथ। क्यों वो पाकिस्तान की सेना 93,000 लोगों ने हथियार के साथ अपनी पतलून उतार करके सरेंडर किया? वो इसलिए किया कि वो पाकिस्तान की सेना पिछले 7 महीनों से बंगालियों के जेनोसाइड में लगी हुई थी। वो सेना वहां पर लूट और बलात्कार कर रही थी, और जो सेना अब उसका जो सैनिक है उसके पास लड़ने के लिए क्या मोटिव है, आप मुझे बताएं। क्या चीज उसको बाध्य करेगी कि वो अपना जीवन दे दे? बिल्कुल, उसको ऐसा अपना ऑफिसर नजर आ रहा है जो जिसका काम ये है कि दिन में 3 बंगाली लड़कियों के साथ बलात्कार करना है। उस आदमी के लिए कौन जान देने को? तो ये जब आपका लड़ने की जो फोकस है, जब वो फोकस चला जाता है, जब आपका लड़ने का जो राइटनेस का वजह है कारण, नहीं सर, लेकिन वो राइटनेस तो जो मौलाना मुनीर था उसको दिखता कहाँ थी? वो तो रेडिकुलाइज करने की कोशिश कर रहा था ना। वहाँ नेशन से ज्यादा वो लोग तो धर्म के आधार पर लड़ना चाहते थे। इसीलिए तो इतनी बड़ी फौज होते हुए भी वो भाग रहे हैं। भगदड़ हो रही है, हलचल नहीं हो रही है, भगदड़ हो रही है, यही वजह है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मैं माफी चाहूंगा, मैं पूरे रात से लगा हुआ हूँ, तो सुबह थोड़ी देर बाद मिलता हूं। नहीं सर, बिल्कुल आप आराम कीजिए, लेकिन आपने जो हमारे दर्शकों को जानकारियां दी हैं, जो तमाम चीजों का एनालिसिस किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट। इस वक्त एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। पीओके में भारतीय सेना लगातार हमले कर रही है, रिटेलिएशन कर रही है, जवाब दे रही है। पाकिस्तानी जवान चौकियां छोड़कर भाग रहे हैं। ये मौजूदा समय की स्थितियां।
इस समय की बहुत बहुत बड़ी खबर है अनुराग। हम बता दें आपको कि समंदर से लेकर आसमान तक भारत एकदम अलर्ट मोड में है और पिछले कुछ घंटों से जिस तरीके से जंग चल रही है उसमें अरब सागर से लेकर और जो ईस्टर्न नेवल फ्लीट है और अरब सागर में जो कॉम्बैट अपनी पूरी फोर्स तैनात है वो सब बिल्कुल अलर्ट मोड में है। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको मैं बता रहा हूं कि जिस तरीके से समंदर से लेकर आसमान तक भारत बिल्कुल बिल्कुल अलर्ट मोड में है और भारतीय नौसेना बिल्कुल फुल एक्टिव है। ईस्टर्न नेवल फ्लीट जो है उसको तैनात किया गया है और अरब सागर में सभी कॉम्बैट प्लेटफॉर्म तैनाती के बिल्कुल एकदम अपने चरम पर हैं। और जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि कराची को लेकर के भारत की बहुत बड़ी तैनाती है और आज अब से थोड़ी देर पहले ही कराची पर एक जबरदस्त हमला हुआ था और उस हमले के बाद ये कहा जा रहा था कि कराची में कम से कम 10 से 12 बहुत बड़े बड़े धमाके सुने गए। पूरा कराची का जो एक तरीके से कम्युनिकेशन सिस्टम है, पूरा नेटवर्क है, तो पूरा नेटवर्क ध्वस्त हो गया था। तो एक बहुत बड़ी खबर है ये। और आपको बताएं कि ये सिर्फ कराची नहीं बल्कि पाकिस्तान के जितने भी बड़े शहर हैं अभी सब जगह हालात कमोबेश यही है और पाकिस्तान में पूरा दहशत का माहौल है। जी बिल्कुल। और सर आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया कि कैसे पाकिस्तान पर नौसेना ने अपनी कूच कर दी है, आगे बढ़ रहा है और उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट माना जा रहा था सर, क्योंकि पहले भी इस बात को लेकर कहा गया था कि एक नेवल जो क्षमता है पाकिस्तान की वो बहुत कमतर है भारत के आगे और उस मोर्चे पर जब भारत ने चढ़ाई कर दी है उसका एक बहुत बड़ा एक इम्प्लीमेंटेशन अगर हम देखेंगे तो होगा और आने वाले वक्त में उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। सबसे बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, पाकिस्तानी नौसेना पर उनकी हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है और समंदर से लेकर आसमान तक भारत अलर्ट मोड पर है। बिल्कुल। और 4 से 5 घंटे की जो जंग है उसमें पाकिस्तानी फौज की कमर टूट गई है अनुराग। और जिस तरीके से हमने बताया कि हर मोर्चे पर, चाहे वो आर्मी का मोर्चा हो, चाहे नौसेना का मोर्चा हो या एयरफोर्स का मोर्चा हो, हर मोर्चे पर पाकिस्तान को जिस तरीके की मार पड़ी है, जिस तरह की मार पड़ी है, जिस तरह की बर्बादी की तस्वीरें आ रही है अभी पाकिस्तान के अलग अलग शहरों से, हमने दिखाया आपको कि किस तरीके से लाहौर की सड़कों पर एकदम कोहराम मचा हुआ है। वहां गाड़ियों के हमने दिखाया आपकी गाड़ियों में आग लगी हुई है और सड़कों पे ऐसा मलबा बिखरा हुआ है। इस तरीके की बर्बादी की तस्वीरें आ रही है कि पूरा पाकिस्तान सिहर रहा है इस समय अनुराग। और ये बहुत बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि ये 5 घंटे की जंग में ही पाकिस्तान के हौसले पस्त हो गए हैं। सिर्फ 5 घंटे की जंग में आप सोचिए कि अगर ये जंग 5 दिन चल गई, अगर ये 5 दिन जंग चल गई या 50 घंटे चल गई तो पाकिस्तान का क्या हश्र होगा।